हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने एलएमवीटी और रोलीज थ्योरम को हमने कंप्लीट कर लिया था और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं तुम्हें सॉल्व कराना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है जो जेई का आया हुआ है क्वेश्चन, जैसे इसको देखो तो कैसे करोगे। तुम्हें पता लगाना है कि 0 से 1 में ये चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो एलएमवीटी को एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, एलएमवीटी जिस पर हमारा नहीं लग सकता, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो एलएमवीटी का कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि एलएमवीटी का कंडीशन क्या होता है। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, याद है ना सबको। रोलीज का कंडीशन क्या होता है? रोलीज का कंडीशन क्या होता है? सी, डी और ई, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। लेकिन एलएमवीटी का कंडीशन क्या होता है? दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, बस। ठीक है, तो चलो मैं तुमसे सबसे पहले, मुझे पता है आंसर, इसीलिए मैं वैसे नहीं जा रहा, मैं एक नॉर्मल तरीके से ही जा रहा हूं। जैसे सी वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो सी वाले को चेक करेंगे तो पहले हमें ये फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे? ये चीज तुमने कॉन्टिन्यूटी वगैरह में बहुत बार किया है। इसको तुम कहां पर ब्रेक करते हो बताओगे? कोई बताएगा? ये मॉड एक्स कहां पर ब्रेक होगा? x लेस देन जीरो के लिए अलग खुलेगा, x इक्वल टू जीरो के लिए अलग खुलेगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग खुलेगा। x लेस देन जीरो में वो जो मॉड x है वो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू जीरो पर ये जीरो बन जाएगा और x ग्रेटर देन जीरो पर ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा देखो तो, x लेस देन जीरो के लिए, ये जीरो है ना, तो जीरो से छोटा जितना भी x होगा उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ऐसा करो, मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर होता है ऐसा होगा। अच्छा, और उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। तो तुमको थोड़ी देर के लिए लगेगा ना कि जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट तुम्हें जीरो से लेना देना ही नहीं है ना। तुम्हें किस इंटरवल में देखना है? 0 से 1 के बीच में देखना है, 0 से 1 के बीच में, मतलब ये वाला। तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है। ये फंक्शन उस अंतराल में डिफरेंशिएबल है? बाउंड्री पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, एलएमवीटी वगैरह में तुमने देखा होगा कि 0 और 1 अगर बाउंड्री पॉइंट्स पर ना स्मॉल ब्रैकेट लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 1 में ये कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, दोनों चीजें हैं। तो क्या हम यहाँ पर एलएमवीटी लगा पाएंगे? तो हाँ सर, इसमें तो एलएमवीटी एप्लीकेबल होगा, इसमें एलएमवीटी एप्लीकेबल होगा, बट ये मेरा आंसर नहीं होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? क्लियर है ये चीज? बोलो। तुम्हें नॉट एप्लीकेबल देखना ना बेटा, नॉट एप्लीकेबल देखना, समझ रहे हो बात को? बोलो सब लोग। यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, डी वाला देखते हैं। डी वाला कैसा ग्राफ बनेगा? मॉड एक्स का ग्राफ सबको भी पता है ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हम 0 से 1 के बीच में देखना है। 0 से 1 के बीच में सिर्फ मेरा इतना सा पार्ट ग्राफ का काम का है, सिर्फ ये वाला। अब ये तो यार कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इस पर तुम्हारा एलएमवीटी अप्लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे भी एलएमवीटी अप्लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद एफ एक्स इक्वल्स टू बी वाला अगर तुम देखोगे, बॉम्बे वाला ऑप्शन, तो x इक्वल्स टू जीरो पर 1 है। ठीक है, और अगर हम डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी का बात करें तो x इक्वल्स टू जीरो पर ये साइन एक्स बाई एक्स का तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, बट हाँ लिमिट जरूर निकलेगा। तो जब x का वैल्यू तुम टेंडिंग टू जीरो करते हो तो इसका लिमिट क्या होता है? 1। तो लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, तो ठीक है ना, वहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें तो x इक्वल्स टू जीरो के आगे देखना है ना, जीरो पर क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है हमको? हमको तो सिर्फ इस इंटरवल में देखना है ना, 0 से 1 वाले इंटरवल में देखना है ना। तो वहां पर तो हमारा ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। फंक्शन का बिहेवियर जो भी चेंज हो भी रहा है तो वो तो जीरो पर हो रहा है, हमें जीरो पर तो देखना ही नहीं, हमें 0 से 1 के बीच में देखते रहना है। ठीक है, ये बात है। ओके, अच्छा, अब ए नंबर को जरा चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ए नंबर वाला जो चीज है उसका अगर तुम कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करो, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 0 से 1 में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे जगह है जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। वो कौन सा जगह है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 को लेफ्ट हैंड में चेक करो और 1/2 के राइट हैंड में चेक करो, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बताओ तो, ए वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? जल्दी बताओ। 1/2 के लेफ्ट में चेक करो ना, वैल्यू रख दो ना सीधा, बताओ।
बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? अगर ए वाला को चेक करना है तो हमें कॉन्टिन्यूअस कहां पर चेक करना पड़ेगा? एट x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और हम फिर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। चलो बताओ, x इक्वल टू 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? सब भूल गए? जितना आएगा 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम कौन सा फंक्शन से निकालेंगे गाइस? 1/2। 1/2 माइनस x। हाँ, ऊपर 1/2 माइनस x। तो उसमें रख देंगे 1/2, तो 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट वो भी 0, फंक्शन का वैल्यू वो भी 0। ठीक है सर, कॉन्टिन्यूअस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 से 1 के बीच में वो कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है। जरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? -1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स इंटू -1। एक्स हमें कितना रखना है? 1/2। तो जब तुम जैसे ही 1/2 रखोगे, तुम देखोगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, मतलब ये तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। मतलब 0 से 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए इस वाले में एलएमवीटी हम नहीं लगा पाएंगे, और यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। आया बात समझ में सबको? आया सबको को समझ में? बोलो, सभी लोगों को यस सर। समझ आ गया? यस सर। ठीक बा। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लेट fx एंड gx be differentiable in 0 से x is less than equal to 1 such that f of 0 जो है वो 2 के बराबर है, g of 0 जो है वो हमारा 0 के बराबर, f of 0 2 के बराबर, g of 0 0 के बराबर, f of 1 6 के बराबर, ठीक है। let there exist a real number c in 0 से 1, रियल नंबर c in 0 से 1 such that f dash c जो है वो बराबर है 2 into g dash of c के। then find value of g of 1, इसका वैल्यू पता करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तुम्हें ये चीज बताना है, लिख लो पहले क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेते हैं, ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में, स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज का क्वेश्चन है। तुम्हें दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, fx जो है वो भी तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, और gx जो है वो भी तुम्हारा डिफरेंशिएबल है। कहां से? 0 से लेकर के x1, 0 से 1 के बीच में दोनों ही डिफरेंशिएबल। और वैल्यूज क्या दिया हुआ कि f of 0 2 दे रखा है, g of 0 0 दे रखा है, f of 1 हमारा 6 दे रखा है, और बोला है कि एक कोई ऐसा पॉइंट है c 0 से 1 के बीच में जहां पर f डैश c और 2g डैश c दोनों बराबर है। तो इसी को देख कर ये जो लिखा है ना f डैश c, क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन? f डैश c जो है वो 2g डैश c के बराबर है, ये गिवन है। तो हम एक फंक्शन खुद से अज्यूम करेंगे, मान लो phi(x) एक फंक्शन अज्यूम करो जो कि होगा fx माइनस 2gx के बराबर। ये कैसे अज्यूम किया सर आपने? इसको देख करके, ठीक है, हमने उसको इधर लाया और उसको देख करके एक हमने फंक्शन माना fx माइनस 2gx, हमने ये फंक्शन माना fx माइनस 2gx, ठीक है।
क्योंकि इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा एफ डैश सी माइनस 2g डैश सी 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट है 0 से 1 के बीच में जहां पर ये वाला जो चीज है ये हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअली अगर क्या ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा फाइव डैश ऑफ एक्स लिखा, फाइव डैश ऑफ सी लिखा हुआ है ना, देखो तो समझने की कोशिश करो, वो क्या लिखा हुआ, फाइव डैश ऑफ सी लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने फाइव एक्स ऐसा फंक्शन अगर माना है तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ कि फाइव डैश ऑफ सी हमारा 0 होना चाहिए। मतलब हम अगर किसी तरह से वहां पर रोलीज लगा पाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि रोलीज ही बोलता है कि उन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो हमें ये बोल दिया गया है कि 0 से 1 में, ध्यान से सुनना है, स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली फाइव एक्स जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, कहां से कहां में, 0 से 1 में। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना ये चीज, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है? सर हाँ बोलो बोलो। हल्का वॉइस कट गया था सर, मैं एक ये बार बोल फिर से रहा रिपीट कर हूं देंगे। कि हमारा एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में, जी एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में, तो ये जो फाइव एक्स मैंने माना है वो भी डिफरेंशिएबल होगा ना 0 से 1 में, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बोलो बच्चा लोग, ये तो क्लियर है? अरे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ही आता है ना। हाँ सर। बाकी लोग समझ रहे हो, आवाज जा रहा है मेरा बाकी लोगों को? बोलो यार, आवाज जा रहा है बाकी Yes, sir. लोगों को? सर Yes, sir. मतलब सर रोलीज का एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये तो हमने पढ़ रखा है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, है कि नहीं? सोचो जल्दी, ये भी सही है। सर रोलीज का धीरे धीरे सारा कंडीशन प्रूव करते जा रहा है। सर आपका वॉइस Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज ठीक जा रहा है मेरा? सर वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ सर मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा? ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि वो जो फाइव एक्स मैंने फंक्शन एज्यूम किया है उस फाइव एक्स में तुम्हें दोनों चीज मिल गया, कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, डिफरेंशिएबल तो वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें रूलीज में भी होती हैं। अब हमें क्या बोला गया कि 0 से 1 के बीच में ही कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फाइव डैश सी 0 है, मतलब ये जरूर रोलीज को बता रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो रोलीज थ्योरम हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रोलीज थ्योरम क्या बोलता है सर, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन है तब ये चीज वैलिड होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये तीन चीजें हमें दे रखी है, तो डेफिनेटली रोलीज थ्योरम को अप्लाई होने के लिए इक्वल तो होना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि फाइव ऑफ 0 जो होगा वो फाइव ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। देखो तो सबसे पहले जल्दी देखो, होना चाहिए ना, अगर रोलीज को हाँ अप्लाई सर। करना है तो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर जो फंक्शन हमने अज्यूम किया वो चीज हमारा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फाइव ऑफ 0 क्या लिखेंगे बच्चा लोग, हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 माइनस 2g ऑफ 0 लिखेंगे। बोलो, है ना, हमने 5x क्या हाँ माना, सर। वो माना ना, ठीक। Yes. अच्छा, फाइव ऑफ 1 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस 2g ऑफ 1 लिखेंगे, सारा वैल्यू इसको चिपकाओ, आंसर आ गया। एफ ऑफ 0 कितना है, 2 है, माइनस 2 इंटू जी ऑफ 0 कितना है, 0। एफ ऑफ 1 कितना है, 6, माइनस 2 इंटू जी ऑफ 1 नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है, बस हो गया। ये वाला पार्ट खत्म, 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2g ऑफ 1 एक तरफ ले जाओ तो हो गया -4 इक्वल्स टू -2g ऑफ 1, ये और ये कट गया, ये वाला ये चीज यहाँ पर 2 हो गया, तो g ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अलग अलग दो फंक्शंस दिए हुए हैं और रोलीज भी है, बट
अलग अलग हम रोलीज नहीं लगा पा रहे हैं, हम एक अलग से फंक्शन बना रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए, ठीक है, तब जाकर के हम उस फंक्शन पर रोलीज का एप्लीकेशन कर रहे हैं। आया बात समझ में सबको? यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस पर रोलीज हमने नहीं लगाया, बशर्ते हमने एक फंक्शन बनाया और उस पर रोलीज हमने लगाया, तब जाके मेरा आंसर आया है। आया सबको समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा सर, अलग अलग पर आपने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यार देखो, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था यही सबसे सटीक इंफॉर्मेशन था, ये वाला F' और ये जो दिया, जिसको मैंने यहां पर लिखा रेड पेन से भी घेरा में, वही इंफॉर्मेशन के कारण हम नहीं लगा पा रहे थे। क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया था कि देयर इज अ सी वेयर F' इक्वल टू 0, सिंगल F' इक्वल्स टू 0 नहीं दिया हुआ था, सिंगल G' इक्वल्स टू 0 नहीं दिया हुआ था, हमें कुछ और ही चीज दिया हुआ था। अगर जानते हो, अगर सिर्फ F' इक्वल्स टू 0 लिख देता ना, तो मैं सिर्फ fx पे रोलीज लगा देता। अगर सिर्फ G' इक्वल्स टू 0 लिख देता, मैं सिर्फ gx पे रोलीज लगा देता। लेकिन हमें कुछ और ही लिखा हुआ था। हमें क्या लिखा हुआ था कि F' जो है वो 2 टाइम्स G' के बराबर है। तो यहां पर ना तो fx पर रोलीज लग सकता है, ना gx पर रोलीज लग सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करा और एक इस तरह का फंक्शन बनाया, जिसको देख के मैंने अज्यूम किया कि हमको किस फंक्शन पे रोलीज लगाना चाहिए। हमें मिल गया कि सर ये Φ' 0 हो रहा है, तो मैंने Φx करके फंक्शन को अज्यूम कर लिया और पूरा का पूरा Φx पर रोलीज लगा दिया। गया दिमाग में? कैसे सोचते हैं चीजों को? समझ में आया? बोलो। क्यों नहीं? मैंने सारा चीज डिटेल में समझा दिया है कि मैंने इंडिविजुअल फंक्शंस पर क्यों नहीं लगाया। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज मोनोटोनिसिटी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज मोनोटोनिसिटी। अभी तक हमने कौन कौन सा टॉपिक इसमें देखा? टैंजेंट नॉर्मल देख लिया, उसके बाद हमने देखा रेट मेजरमेंट देख लिया, एरर अप्रोक्सीमेशन, वो वाला जो एक फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, dy by dx इज इक्वल्स टू डेल्टा y by डेल्टा x, एरर वगैरह वो सब हमने वहां पर देख लिया। उसके बाद हमने रोलीज थ्योरम देख लिया, हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी देख लिया, उसका एप्लीकेशन कैसे करती है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा समझ के रखना, इसी तरह से आता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी या फिर इसका दूसरा नाम होता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का मोनो मतलब एक और टोनिक मतलब टोन, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक ही टोन में चलता है। जैसे कोई भी अगर मैं गाना गाता हूं तो गाना गाने में एक रिदम पे चलना पड़ता है ना, थोड़ा सा भी रिदम ऊपर नीचे होगा तो गाना बेकार लगने लगेगा। ठीक है, तो सिमिलरली इज द केस विद फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है द फंक्शन विच फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड, एक ही ट्रेंड में वो चलेगा, उसको बोलेंगे मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मतलब फंक्शंस एक ही जैसा चलता रहेगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, एक ही तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब मनमानी करना। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मनमानी करना, मतलब वो अपना एकदम चलता जा रहा है तो ऊपर ही चलता जा रहा है, घटता जा रहा है तो घटता ही जा रहा है, इस तरह का। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एक टोन में चलना। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हम लोग देखते हैं। मोनोटोनिसिटी के अंदर दो तरह का चीज आता है। ठीक है, वैसे तो चार चीज होता है, बट पहले तुम समझो दो चीजों को। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिसिटी फंक्शंस वगैरह के बारे में हमेशा चार चीजें बताता है। इंक्रीजिंग, अगर मान लो इंक्रीज करता रहेगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वो इंक्रीज करता रहेगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम बोलोगे सर फर्क फिर क्या है दोनों में?
धीरे धीरे पता चलेगा। पहले तुम्हें ये समझ में आया कि मोनोटोनिसिटी क्या होता है, ये वर्ड का मतलब समझ में आया सबको? मोनोटोनिसिटी का मतलब कि एक ही टोन में बस चलते रहना चाहिए, एक ही टोन में, कहीं पर भी वो वेरिएशंस नहीं शो करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर दो चीजें पढ़ना होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में लिखा है, सर फिर से क्रैक हो रहा है। मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में लिखा है। ओके, तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि एक रिदम पे चलना। अब उसके अंदर 4 चीजें होती हैं, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये लास्ट में ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, ये होता है। अब बारी बारी से समझते हैं क्या मतलब होता है इंक्रीजिंग का, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो x, जैसे मैंने बोला कि x1 इज लेस देन x2, कोई 2 पॉइंट है ग्राफ पे, ठीक है, जो जिसमें x2 मेरा बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में f ऑफ x1 is less than equals to f of x2, इक्वल्स टू आएगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इंक्रीजिंग में है ना कि x जैसे जैसे बढ़ रहा फंक्शन का वैल्यू बढ़ भी सकता है और कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी रह सकता है, तो उसको सिर्फ बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे इसका ग्राफ में बताता हूं, ऐसा करके कुछ होगा इसका ग्राफ, इस तरह से, ऐसे देखो, ऐसे जा करके ऐसे। अब तुम देखो, अगर तुम पहले थोड़ा सा x1 यहां, एक x1 यहां ले लो और एक x2 यहां ले लो, तो ये इंक्रीजिंग है ना। x2 पे जो वैल्यू है वो x1 वाले वैल्यू से बड़ा है ना, बोलो है कि नहीं। लेकिन यहीं पर तुम अगर x3 यहां ले लो और x यहां ले लो, तो यहां पर दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है ना, सेम है, बोलो है ना। यस सर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो तुम्हारा ग्राफ बढ़ भी सकता है और कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी रह सकता है, इसीलिए इक्वालिटी मैंने यहां पर दिया है, देखो, ठीक है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके 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 ओके, अभी मेरी आवाज ठीक से जा रही है? हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग यस सर। ठीक। तो चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जितना तक हो सकता है। मोनोटोनिसिटी था, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आया क्या होता है, बस फर्क यही होता है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मैं बताऊंगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि तुम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू बढ़ भी सकता है और इक्वल भी हो सकता है, समझ में आया। फंक्शन का वैल्यू बढ़ भी सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि x2 अगर तुम्हारा बड़ा है तो इसमें पक्का पक्की सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मोमेंट कि फंक्शन तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब फंक्शन तुम्हारा इक्वल हो जाए 2 पॉइंट पर, कभी नहीं, नेवर। मतलब इसमें बढ़ने जैसा कैसा होगा, ऐसा एकदम बढ़ता चला जाएगा, देखो ये एकदम इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा, समझ में आया। दोनों में फर्क समझ में आया तुमको, दोनों में फर्क समझ में आया क्या होता यस है, सर। ठीक है। इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग का सीधा मतलब है लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वालिटी वहां पर हो सकता है, अभी मैं डेरिवेटिव के टर्म्स में भी बात करूंगा, तो यहां पर इक्वालिटी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एकदम नहीं, इक्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, वो सीधा एकदम उठता चला जाएगा। कोई एग्जांपल तुम बता सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई ग्राफ या लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एकदम उठता हुआ चला जाता है। e का पावर x क्या होता है, एकदम उठता हुआ चला जाता है ना। तो वो सब फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई ऐसा इंटरवल नहीं आएगा या थोड़ा देर का भी ऐसा बात नहीं होगा जहां पर तुम्हारा ग्राफ थोड़ा सा भी कांस्टेंट हो जाए, एकदम नहीं, नेवर, ठीक है। फर्क समझ में आया दोनों में सब लोगों को,
इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर है? बोलो जल्दी Yes, sir. गर्ल्स। Yes, ठीक है, अब जब इंक्रीजिंग और Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तुम समझ गए होगे तो डिक्रीजिंग तो आराम से समझोगे। डिक्रीजिंग क्या होगा कि अगर मान लो कोई x2 वैल्यू है तो वहां पर f ऑफ x1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। मतलब x अगर तुम बढ़ा रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू घट भी सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका देखो कुछ इस तरह का ग्राफ हो सकता है, वैल्यू ऐसे घट रहा है, कुछ देर तक कांस्टेंट रहा, फिर वैल्यू घट रहा है। देखो ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है ना? बोलो बोलो। Yes, sir. यहां पर Yes, sir. इस x1 को अगर हम देखते हैं और इस x2 को देखते हैं तो ये वाला डिक्रीजिंग पोर्शन है, सुनना ध्यान से, दिस इज डिक्रीजिंग पोर्शन। लेकिन अगर मैंने यहीं पर x3 ले लिया और मैंने यहीं पर x4 ले लिया, दिस इज कांस्टेंट पोर्शन। समझ रहे हो बात को? तो अगेन द थिंग, जैसा हमने इंक्रीजिंग में बोला था, इंक्रीजिंग में मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे तुम x को बढ़ाओगे फंक्शन का वैल्यू बढ़ भी सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार डिक्रीजिंग में जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन का वैल्यू घट भी सकता है और कुछ देर के लिए इक्वल भी हो सकता है। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा भाई लोग और बहन लोग? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एकदम घटता चला जाएगा, एकदम घटता चला जाएगा, कहीं पर भी कांस्टेंट का सवाल नहीं उठेगा डिक्रीजिंग में। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब है कि f ऑफ x1 जो होगा वो बड़ा होगा f ऑफ x2 से। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशंस में लिख रहा हूं, बट तुम समझ के रखो कि क्या होता है, ग्राफिकली उसको समझ के रखो कि देखो सर ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। देखो हर जगह हर वैल्यूज पर ये घट रहा है, हर x की वैल्यू पर ये धीरे 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 घटता ही जा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो सबको समझ में आया? ये चार टर्म सबको को समझ में आया क्या? सबको को ये चार टर्म समझ में Sir, आया? एक बोलो। question था. हाँ बोलो बोलो। Sir, decreasing वाले में x1 is less than x2, पर जब फंक्शन आ जाता है तो वो साइन क्यों चेंज हो जाता है? वो जो अरे ये कैसे? ये तो तुम, than. अरे मेरे भाई देखो, ये तो तुम ग्राफ से ही देख सकते हो ना। डिक्रीजिंग का ही तो यही मतलब होता है ना, इसी को तो मैथमेटिकल टर्म्स में डिक्रीजिंग बोलते हैं। देखो भाई इधर देखो, मान लो ये x, ब्लू पेन देखो, ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है। अगर मैं बोलूं कि x1 और x2 में रिलेशन बताओ कौन बड़ा है तो तुम बोलोगे सर x1 जो है ना वो x2 से छोटा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसा होगा ना? बोलो। हाँ. ठीक है, बट जरा इस पर वैल्यू चेक करो तो यार, x1 का वैल्यू यहां आ रहा है, देखना ध्यान से, एरो दे रहा हूं मैं, और x2 का वैल्यू यहां आ रहा है। ऊपर वाला है f ऑफ x1, नीचे वाला है f हाँ ऑफ सर, y x2। एक्सिस देखेंगे. बताओ ना, y एक्सिस देखेंगे ना? तो बताओ तो, जब हमने फंक्शन चढ़ा दिया तो f ऑफ x1 बन गया, f ऑफ x2 बन गया, बताओ कौन बड़ा है? तुम खुद ही देख करके बताओ। तो तुम खुद ही बोलोगे ना कि f ऑफ x1 बड़ा है सर, वो y में ऊपर के तरफ है ना? f of x1 है ना कि नहीं? बोलो, समझ में आया? और सब लोगों को समझ में आया ये वाला चीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? समझ में आया सबको? yes. गर्ल्स तुम लोगों को, बच्ची लोग तुम लोगों को समझ में आया? Yes, sir. मतलब ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू बढ़ भी सकता है और थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है, ये इंक्रीजिंग में। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू सिर्फ बढ़ेगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो वहां पर फंक्शन का वैल्यू घटेगा या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे जैसे तुम फंक्शन का x का वैल्यू बढ़ा रहे हो फंक्शन का वैल्यू एकदम घटता हुआ ही जाएगा, एकदम गिरते चला जाएगा, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये चार टर्म समझ में आया सब कोई को? ये चार टर्म समझ में आया? बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो वापस से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव से इसको कैसे रिलेट करते हैं, डेरिवेटिव से। ठीक है, वापस से कनेक्ट करते हैं जल्दी से।